हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो उन्होंने सितंबर 2025 में 5 सितंबर 2025 को रिलीज़ किया है, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर का। आई थिंक सबसे पहले हम यूट्यूब पे और अच्छा सॉल्यूशन कराया है, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। कम टू द पॉइंट, अब देखो यार, मैंने ये सॉल्यूशन ये सैम्पल पेपर जब देखा है तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये उतना ईजी भी नहीं है। और आई थिंक अब आप लोगों को अपने पढ़ने के मेथड में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है 16 एमसीक्यूज़ हैं, बट इस पेपर में कम से कम 25 एमसीक्यू आए हुए हैं। हर जगह डाटा एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊं कि हाँ यार, अब नए सैम्पल पेपर अगर आगे इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा। और एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, किसको ध्यान में रखते हुए इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग अगर हमारा फाइनल पेपर आता है। ऑब्वियसली सैम्पल पेपर इसलिए रिलीज किए जाते हैं कि यार तुम अब इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो, हमारा फाइनल पेपर इस तरह का होगा। तो अगर आप बोलोगे तो दोनों वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और मैंने इस सॉल्यूशन में सीबीएसई का जो मास्टर सॉल्यूशन उन्होंने साथ में अपलोड किया था उसकी हेल्प ली है, सो दैट कि एक जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। और उसमें भी एक दो गलतियां सी हैं, वो तुम लोग खुद से देख ही लोगे, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका बढ़िया से सॉल्यूशन आप लोगों के लिए किया है। ज़्यादा अच्छा आपको तब समझ में आएगा अगर आपको चैप्टर पहले से आते हैं तो, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने पूरा सॉल्यूशन देखना है और खुद को देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपको कितने कंसेप्ट ऑलरेडी आते थे। और इसका डिटेल सॉल्यूशन का जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की हेल्प के लिए चीट नोट्स, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, वन पेज नोट्स, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और हमारे बैच से बेटा, हमारी क्लासेस से, यूट्यूब क्लासेस से और हमारे बैचेस से हर साल बच्चों के 100, 99 आप देख सकते हो, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं। तो अगर आप ये हो कि सर मैं जहाँ पर जाता हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बैचेस तो मैंने ले रखे हैं ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, बट वो फील नहीं आ रही, हम भी अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, 3 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बचे हुए हैं कि आपसे पढ़ के अच्छा आ सकता है, तो बेटा यस आ सकता है। आप यूट्यूब पर डेडिकेटेडली पढ़ सकते हो, और या फिर रेगुलर आपको पढ़ना है तो मैंने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रखा है जिसमें आप लाइव मेरे साथ पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सर्च कर रहे हो एक बेस्ट पीवाई की बुक के लिए, तो बेटा ये है वो बेस्ट पीवाई की बुक, जिसमें आपको मेरे नोट्स भी मिलेंगे, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स हैं, डिजिटल नहीं है, हार्ड कॉपी आएगी आपके पास। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को विद सेक्शन ए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड गिव्स एन अमाइन दैट। क्या कर रहा है कि आपने इथाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस करी तो एक अमाइन बना, फिर आपने उस अमाइन की रिएक्शन की है 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो एक अमाइन बन जाएगा। वो अमाइन क्या करेगा? तो देखिए, सबसे पहली बात है, इथाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस कर दो। इथाइल क्लोराइड किसे कहते हैं बेटा जी? इथाइल क्लोराइड कहा जाता है C2H5Cl को, है ना। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसकी अमोनोलिसिस की, यानी कि आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5NH2, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? उसकी रिएक्शन करवाई गई है 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ। 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl, मतलब HCl बाहर निकलता जाता है हर बार। देखो यहाँ से भी क्या हुआ है, यहाँ से भी ये Cl इसके एक H के साथ बाहर निकल गया, तभी तो यहाँ पर NH2 लगा है, तो यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5NHCH3। अब हमारे पास क्या आ चुका है? एक सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब सेकेंडरी अमाइंस के बारे में आपको क्या बोला गया है? रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहा जाता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सोल्यूबल इन एन अल्कली। देखिए, ये जो सोल्यूबल इन अल्कली प्रोडक्ट बनता है ये प्राइमरी अमाइन के साथ बनता है। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। जी नहीं, नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस भी कब बनती है? जब हमारे पास प्राइमरी अमाइन होता है। रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किसका नाम होता है बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम होता है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। सेकेंडरी अमाइन की अगर आप रिएक्शन करोगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होता है इन अल्कली। तो यहाँ से बेटा जी राइट आंसर क्या आने वाला है? दिस वन। क्लियर है? कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसकी रिएक्शन कर दो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन SO2Cl, तो यहाँ से ये Cl इस H के साथ बाहर निकलेगा, है ना। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन बचा नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो ये अल्कली में सोल्यूबल हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले हेलोजन का वन शॉट कराया और मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, जो भी अजीब सी बात होती है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाइपोल मोमेंट घटती है। क्यों डाइपोल मोमेंट घटती है? क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज म्यू इज क्यू इंटू में डी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो डाउन द ग्रुप चार्ज जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है घटती है। तो इस वजह से सबसे कम किसकी होगी? CH3I की। CH3I से ज़्यादा किसकी होगी? CH3Br की। थोड़ी सी कन्फ्यूजन कहाँ रहती है? CH3F एंड CH3Cl में। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो होती है वो CH3Cl की होती है और इससे कम CH3F की होती है। ये एक एक्सेप्शनल बात है, ये एक अजीब सी बात है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि CH3Cl वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और इसका चार्ज भी ज़्यादा होता है, इतना कम नहीं होता। फ्लोरीन वाले का चार्ज तो ज़्यादा होता है बट इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसका बॉन्ड बहुत छोटा होता है। याद रखिए कि इस केस में कौन जीत जाएगा भैया? CH3Cl। लिखा भी गया है, दो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द बॉन्ड लेंथ। आगे मूव करते हैं। मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम 1 with the metal in column 2. Actinoid having configuration radon 5F7 6D1 7S2, इनमें से अगर देखें तो इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एक्टिनोइड है, दिस वन। लैंथेनोइड विच हैज 4F14 कन्फिग्रेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन सा एलिमेंट है भैया? 4F14 दो ही की होती है, वो जो लास्ट वाले होते हैं, है ना। एक तो ये टर्बियम होता है और एक एलयू होता है। या टर्बियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और जो लुटेटियम होता है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ये। तो अब ऑप्शन हमारे पास बच गया ये वाला, है ना। याद रखिए लैंथेनोइड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसका नाम क्या है ब्रो? उसका नाम है सीरियम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जिसमें 1 का C है, सेकंड का B है और थर्ड का A है। 1 का C है, दिस वन आ जाएगा। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमो अल्केन्स एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। आपको कुछ दिए गए हैं ब्रोमो अल्केन और ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। एक का बॉइलिंग पॉइंट 277 है, एक का 346 है, एक का 364 है, एक का 375 है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। अगर कहीं पर भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और दूसरी बात है बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिए एक 1 ब्रोमो इथेन है ना, एक है C2H5Br, एक है 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन यानी कि कार्बन है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ब्रोमो इथेन ये हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन ये हो गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन ये हो गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन ये हो गया। और नेक्स्ट हमें दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ऑप्शन तो ये है, इनमें से देखना है भाई, बताओ। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि सबसे कम किसका होगा? सबसे कम इस वाले का होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन भी कम है, ब्रोमीन सब में कॉमन है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। कंपटीशन होगा इन चारों में, इन चारों में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? इन चारों में सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर आएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और सबसे कम किसका होगा? ब्रोमो इथेन का, क्योंकि उसका मास सबसे कम बैठता है। अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? इन दोनों में देखें तो बेटा इसमें ज़्यादा ब्रांच है, इसमें कम ब्रांच है, तो इसका ज़्यादा होगा और इसका कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इधर आ जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन और इधर आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो किस ऑप्शन में क्या है। 1 का ब्रोमो इथेन होना चाहिए, कितने ऑप्शन में ब्रोमो इथेन है? 1 पे, ओके। सेकंड पे 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन होना चाहिए, 2 ऑप्शन में है। फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन होना चाहिए और फिर 1 ब्रोमो ब्यूटेन होना चाहिए। अच्छा ब्रोमो मिथेन भी है क्या? मैं इथेन सोचे जा रहा हूँ यार। भाई तुम ये गलतियाँ मत करना, ब्रोमो मिथेन भी है ऑप्शन में, ठीक है। ब्रोमो इथेन नहीं है, ब्रोमो मिथेन है, तो सबसे कम ब्रोमो मिथेन होगा। क्लियर है। तो बस ब्रोमो मिथेन वाले को देखो और लास्ट में हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन होना चाहिए, तो वो एक ही ऑप्शन में था।
ब्रोमोमीथेन से स्टार्टिंग करके 1 ब्रोमोब्यूटेन पे एंडिंग। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी पीछे बताया ही है किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा बेटा, जिसका मास ज़्यादा हो और ब्रांचिंग सबसे कम हो, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन द रिएक्शन। ये यार सीबीएसई वाले भी ना मजे लेते हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं बनता इनसे। ये आर एरो है, कई जगह आपको नहीं दिखेगा, डब्बा सा दिखाई देगा। इज 4.62 इंटू 10 की पावर -2। वट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इफ के इज दिस। अच्छा समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, न्यूमेरिकल है यार, और अगर न्यूमेरिकल कभी भी करने हैं तो सबसे पहली बात तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, आर नोट कितनी दे रखी है, आर नोट इज़ 4.62 इंटू 10 की पावर -2, और के आपको क्या दे रखा है 2.31 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसका हाफ लाइफ पता करना है, बट हमें नहीं दे रखा कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पर तुम्हें कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखनी पड़ेगी। देखो बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये किसकी होती है, जीरो ऑर्डर की होती है। अगर यहीं पर रेट कांस्टेंट की यूनिट में पर सेकेंड लिखा होता इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाते। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है ना, जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीरो ऑर्डर की यूनिट है। आप पर लीटर को चेक कीजिए और लीटर में +1 ऐड कर दीजिए, तो -1 +1 जीरो हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होती है, मैंने क्या बोला, लीटर को चेक कीजिए, लीटर इसमें था ही नहीं जीरो, इसमें +1 करोगे तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह से हम ऑर्डर प्रिडिक्ट करते हैं बेटा। तो अब लगा दो यार तुम लोग, कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे बेटा जी, जीरो ऑर्डर वाला। जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज आर नोट बाय 2 के। आर नोट इज 4.62 इंटू 10 की पावर -2 बाय में 2.31 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 2। बस क्या यार, मेरे को तो ये लग रहा है कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, और ये से ये 4.62 ही हो जाएगा ना, तो हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 1 सेकेंड। आगे मूव करते हैं। व्हेन CH3COO इज ट्रीटेड विद H2O द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, करवा दीजिए, ये क्या है, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने क्या करनी है, वाटर के साथ करनी है, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा कुछ इस तरह से, किसी भी तरह से कर लो यार, इधर आ जाएगा OH, इधर आ गया H, तो ये क्या बन गया, एक तो आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और एक क्या बन जाएगा बेटा, एक आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। दिस वन देख लीजिए कहाँ पर है, ये रहे आपके आंसर, बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट के, अमोनिया के और क्लोराइड के कुछ कॉम्प्लेक्स आपको नीचे दे रखे हैं, उनका कलर दे रखा है। अब आपको कुछ कुछ बातें सॉल्व करनी है, आपको एक्स बताना है कि एक्स क्या आएगा। अब आपको ट्रेंड देखना है कि यार ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है ना। इधर 3Cl नेगेटिव है, इधर 2Cl नेगेटिव है, तो बत्ती जगती होगी कि यहाँ पर क्या आएगा 1Cl नेगेटिव ही आएगा। तो 1Cl नेगेटिव कैसे हो सकता है, CO Cl2 NH3 हो जाएगा 4, और बाहर आ जाएगा Cl नेगेटिव, इस पे आएगा 1 पॉजिटिव। ठीक है, और कैसे पता चला, क्योंकि 1 इलेक्ट्रोलाइट है। 1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि एक अनायन है एक कटायन है। अब इधर आ जाओ, वाई में क्या आएगा बेटा जी, ये तो हमारा एक्स की जगह पर आ गया, वाई में क्या आएगा भाई, वाई को अगर आप ध्यान से देखो तो, अब देखो यहाँ पर 3Cl नेगेटिव है, यानी कि 3 तो नेगेटिव आयन है, ये पूरा एक पॉजिटिव आयन है। अब इस पर 3 पॉजिटिव है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी देखी जाए तो कटायन एक ही है। तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, यहाँ पर ये कहलाएगा 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। तो देख लो कहाँ पर ये सेट बैठती है बात, आई थिंक दिस वन है ना, 1:3 है, और बाहर एक Cl नेगेटिव इसी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज एज इट्स मोनोसेक्राइड यूनिट। ये बेटा याद रखने की बात है, और इसका सिंपल सा आंसर आएगा सेलुलोज। बाकी आपके नॉलेज के लिए बताता चलता हूँ कि जो स्टार्च है, स्टार्च के अंदर आपको क्या मिलता है, अल्फा ग्लूकोज देखने को मिलता है। जो सुक्रोज है, सुक्रोज में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, वेरी नाइस, अल्फा डी ग्लूकोज,
एंड इसके अलावा बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। इसके बाद माल्टोज में आ जाओ, माल्टोज में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, और लास्ट में सेलुलोज आ गया, सेलुलोज के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, बीटा डी ग्लूकोज, याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयन। पैरामैग्नेटिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ बेटा जी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। अब आप ये देखो कि किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ, कर लेना, वो कॉन्फ़िगरेशन होती है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1। Fe2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसका 3d6 हो जाएगा, और 3d6 के हिसाब से इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड बचेंगे 4, क्योंकि एक तो पेयरिंग कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का D3 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। और Mn2 पॉजिटिव आ जाओ, वाओ, Mn2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, और Mn2 पॉजिटिव एक बहुत स्टेबल स्टेट होती है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी एक बहुत स्टेबल स्टेट होती है वैसे। तो मैग्नीज के पास क्या आ चुके हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट, हायर विल बी द पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो अब आप देख लो यार कहाँ पर सेटिंग बैठेगी। सबसे नीचे आएगा टाइटेनियम, उसके बाद आएगा क्रोमियम, उसके बाद आएगा आयरन, उसके बाद आएगा मैग्नीज। सो द राइट आंसर इज, सबसे नीचे टाइटेनियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आयरन, और उसके बाद मैग्नीज, है ना। लिखा भी गया है, पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के 5.5 इंटू 10 की पावर -1, 1 4 भी होगा, ये 4 आई थिंक उधर ही लगा होगा, -1 4 सेकेंड इनवर्स। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज, अच्छा वैसे इसने फर्स्ट ऑर्डर लिखा भी हुआ है, अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी लिखता तो आप ये पर सेकंड को देख के पता लगा सकते थे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बताओ यार इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी, मतलब कोई भी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती यार, है ना। जैसे मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ कि आप आटे से रोटी बना रहे हो, अच्छा रिएक्शन पूरे होने का मतलब क्या है कि 100% रिएक्टेंट आपने प्रोडक्ट बना दिया। क्या आप 100% आटे से रोटी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारा आटा शायद उस कंटेनर में, उस प्रांत बोलते हैं हमारी हरियाणवी में उसको, प्रांत में लगा रह जाएगा, है ना, हाथों में लगा रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, वो ऐसे ही बह जाएगा पानी में, पूरा प्रोडक्ट नहीं बनता है, पूरा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। और सिंस पूरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता तो कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो यही बात हम लिखते हैं, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब। गंदा स्टूडेंट है वो तो नहीं, सॉरी बात गलत बात, शी है ना, तो ठीक है। शी टुक अ कंपाउंड एक्स एंड रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। वट कुड बी द कंपाउंड एक्स। अगर आपने अमाइन देखा हो तो भैया, अगर आपने क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन बनाओगे, बेंजोनाइट्राइल से भी बनाया जा सकता है, बट बेंजोनाइट्राइल की रिडक्शन के लिए आपको LiAlH4 की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप लोग लो नाइट्रोबेंजीन। इवन नाइट्रोबेंजीन के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे इन्होंने नहीं रिकमेंड किया, SnHCl FeHCl को लिया जाता है, बट आप हाइड्रोजन विद निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कोई भी ले सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, है ना। सर ये भी तो कर सकते थे रिडक्शन, ये हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्सेन से क्यों होगा, हेक्सेन बेंजीन नहीं बनाएगा ना, बेंजीन तो सिर्फ ये दोनों बना सकते हैं, और बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगता है उसी को एनिलीन बोलते हैं। तो बेंजोनाइट्राइल और नाइट्रोबेंजीन ही है जो एनिलीन बना सकते हैं, और इनमें से बेंजोनाइट्राइल की रिडक्शन के लिए आपको LiAlH4 की रिक्वायरमेंट होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नाइट्रोबेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, NH2OH, है ना, और ऑक्साइम क्या होता है, NOH। अब ये प्रॉपर्टी कब शो की जाती है, जब हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करेगा किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड से मेरा क्या मतलब है, इधर एल्डिहाइड हो और कीटोन हो। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही है जो कि कीटोन है, दिस वन, है ना। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करके देखना चाहूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना बेटा, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल गई, H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर CH3 C CH3
डबल बॉन्ड NOH, इसी को एंजाइम बोलते हैं। तो क्या है, यही बात लिखी गई है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अदर कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट गिव। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, और कीटोन ही ऑप्शन में था, एल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। MnCN6 3 नेगेटिव हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाइल MnCl6 3 नेगेटिव हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये असर्शन है। तो यार ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो फंडा है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप लोग कर सकते हो। MnCN6 3 नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, MnCl6 3 नेगेटिव। अगर यहाँ से आप डी की कन्फिग्रेशन देखोगे, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इधर 5, ठीक है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। बट क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग करवा देगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। सर पेयरिंग तो इसकी भी इनकी भी करवा दो ना। देखिए कुछ भी हो जाए, पेयरिंग कभी भी यहाँ तक नहीं आ सकती, हद है यहीं तक रहेगी, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, इससे अंदर नहीं जाएगा पेयरिंग होके, ठीक है। और Cl के केस में क्या है बेटा, हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है। बाकी बन नहीं रही है बात कुछ अच्छी वाली, मतलब अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया है ये Mn3+। चलो आगे आ जाते हैं। MnCN6 3 नेगेटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि पेयरिंग हो गई है। यहाँ से लिगेंड्स की फिलिंग स्टार्ट होगी बेटा इसमें, यहाँ से। और MnCl6 3 नेगेटिव क्या होगा, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, देखो मुझे क्या लगता है इसका करेक्ट होता कि अगर ये लोग करते, जस्ट अ मिनट, Mn6 3 नेगेटिव है, सही करें, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसमें बाहर वाले पी का भी यूज़ किया जाता है फॉर द फिलिंग ऑफ लिगेंड्स। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा है, तो दोनों बातें। अब देखो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आई है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ही आई है। तो दोनों बातें सही हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं, देन वी यूज़ ए। असर्शन रीजन का क्लियर है ना बेटा आपको, अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपस में लिंक्ड है, देन वी यूज़ ए। असर्शन रीजन दोनों सही हैं बट लिंक्ड नहीं है, देन वी यूज़ बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज़ सी। और अगर असर्शन गलत है, रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, देन वी यूज़ डी। आगे आ जाओ। For strong electrolyte, there is a slow increase in molar conductivity with dilution can be represented by the equation limiting molar conductivity minus constant concentration का रूट। तो ये एक गलत फॉर्मूला है, मैं आपको क्लियर करता चलूँ। फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अगर देनी है, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए, जो कि एक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर आता है कंसंट्रेशन का रूट। ये जो ए होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू होती है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू हुआ करती है। तो यहाँ पर असर्सन गलत दे रखी है बेटा, अगर असर्सन गलत दे रखी है तो बात खत्म करो यार, डी पे क्लिक करो और भागो, है। तो चलो फिर भी तुम लोग पढ़ लो एक बार, रीजन क्या है। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए फॉर NaCl CaCl2 MgSO4 इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो ये बात सही है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहने वाली है। क्योंकि असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो हमने क्या करना है भैया, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लूकोज डजंट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। तो ये बात सही है, ग्लूकोज NaHSO3 के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है। ये NCERT में कुछ लाइन लिखी हुई है और आ जाता है इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन भी। रीजन इसका दिया गया है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैरानोज। बिल्कुल, ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, इस तरह से इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे लगे होते हैं HOH CH2OH, ठीक है, वो अभी नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं बट लिंकिंग नहीं है। इसका प्रॉपर रीजन क्या होता है कि इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, दैट्स वाई ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट लिंकिंग नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे, ठीक है ना।
तो क्या है भाई, प्रॉपर रीजन क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। आगे मूव करो, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बात गलत है। अगर आपको पता हो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कुछ ऐसे होता है, तो वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। इवन अगर वो ये बात कह देता कि यार फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो बात सही होती है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। जीरो ऑर्डर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, तो असर्शन गलत है। और मैंने क्या बोला, अगर असर्शन गलत है बात खत्म करो, है ना, रीजन देखो ही मत, डी क्लिक कर दो। बट फिर भी क्लिक नहीं मतलब लिख के आ जाओ, फिर भी लिख लेते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के ही होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं बेटा, डी यूज़ करने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो ये है बेटा जी सेक्शन ए, जिसमें हमने सारे के सारे एमसीक्यू और रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन की। सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और एक ऑप्शन भी रहेगा। तो ठीक है यार, अगर थोड़ा बहुत मुश्किल लगे तो उसको क्वेश्चन पेपर ध्यान से ही पढ़ना है और वही करना जो आपको इजीली आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट्रोजन गैस इज सोल्यूबल इन वाटर एट टेम्परेचर 298 नहीं है 293 केल्विन, द वैल्यू ऑफ KH हेनरी कांस्टेंट इज 76.48 किलो बार। हाउ वुड बी द सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी एट अ टेम्परेचर अबाउट 293 केल्विन। देखो यार सिंपल सी बात है, गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज करने वाली है। सोल्यूबिलिटी ऑफ, देखिए अगर कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, बट जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो घटने वाली है। देखो उन्होंने बोला भी है, KH की पहले वैल्यू कितनी है 76.48 और KH की वैल्यू कितनी होगी 88.8। तो सोल्यूबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, सेम रहेगी। तो एक बेसिक सी बात है, क्या होने वाली है भैया, सोल्यूबिलिटी वाली यहाँ पर घटने वाली है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस बिकम्स लेस सोल्यूबल बिकॉज इट्स KH वैल्यू इंक्रीजेज। KH के बारे में भी फंडा समझा देता हूँ। जो KH है बेटा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मिक्स टू फॉर्म एन एजियोट्रोप। एजियोट्रोप बनाया है भाई इन्होंने, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन दिस मिक्सचर इज 0.339। प्रेडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप फॉर्म्ड विल बी। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 60 डिग्री सेल्सियस, 64.5 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको डिफाइंड योर आंसर विद रीजन, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये है एसीटोन C+O CH3। तो इनके बीच में क्या होने लगता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगता है कुछ इस तरह से, Cl CH Cl इधर O CH3 यहाँ पर इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है तो डेविएशन होती है नेगेटिव, और जब स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है तो इसको बॉईल करना मुश्किल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करने वाला है भैया, इस केस में इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन जाएगा। और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, 64.5 डिग्री सेल्सियस वाला, है ना, क्योंकि एक का 61 है, एक का 56 है। मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किसे कहते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा हो, है ना। लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन होगी, है ना। तो क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड विल बी हायर देन द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आगे मूव करते हैं, और में है, अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट, लूज इट्स फीज फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट। बताओ भाई, श्रीनगर में सोडा बॉटल खोली तो उसमें इतना फीस नहीं होगा, ये बात सही है या गलत है, क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात होती है,
फिज किस वजह से आती है सोडा बोतल्स के अंदर? उनके अंदर जो डिजोल्व CO2 होती है। एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कितना प्रेशर है उसके ऊपर, है ना। अब देखो जैसे आप हिली एरिया में जाते हो, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो पार्शियल प्रेशर घटता है। अब सिंस प्रेशर घटेगा तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस भी घटेगी, और जब सोलिबिलिटी ऑफ गैस घट जाएगी तो उधर फीस क्या होने वाली है बेटा? कम होने वाली है, वो आपको फ्लैट दिखने वाली है। फ्लैट होगी मतलब गो फ्लैट, मतलब फ्लैट दिखेगी नहीं। एट हायर एल्टीट्यूड, that is in Srinagar, the atmospheric pressure is low. The solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution. Therefore, the carbon dioxide dissolved in water will be lesser at Srinagar, making the soda go flat faster. अगला क्वेश्चन है, वेरी नाइस। हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट? आपने, मैं कई बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हम लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं उसमें बहुत ऑयल होता है, बहुत सॉल्ट होता है, बहुत शुगर होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है बेटा वो उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कैसे कर देता है। मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, मैंने इस पर सॉल्ट या फिर शुगर लगा दिया तो इसके बाहर क्या होगी? एक हायर कंसनट्रेशन की लेयर बन चुकी है। अब एक कीड़ा आ गया इधर, अब कीड़ा आगे चिपक गया, बट वो डायरेक्ट उस फ्रूट पे या जो भी आपकी खाने की चीज़ उस पर नहीं चिपक पाएगा, उस लेयर पे चिपकेगा जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। बस कीड़ा अपना पानी लूज़ करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या होगी? ऑस्मोसिस में फ्लो क्या होता है? लोअर टू हायर, तो इसके अंदर का पानी निकलना लगेगा, भाई को डिहाइड्रेशन हो जाएगी और भाई नर्कवासी हो जाएगा। ठीक है ना, यही बात लिखी गई है। क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर और सॉल्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। होता क्या है? किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। अ बैक्टीरियम ऑन कैंड फ्रूट्स लूज वाटर, श्रिविल एंड डाइज। सिकुड़ जाएगा पानी लूज करके और मर जाएगा, है ना। जहाँ पर भी हायर कंसंट्रेशन होगी उधर क्या जाने लगेगा? पानी जाने लगता है। हायर कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाने लगेगा और लोअर कंसंट्रेशन वाले का पानी खत्म हो जाएगा। उसको प्यास लगेगी, पानी मिलेगा नहीं तो शायद वो मर जाएगा। ठीक है ना, तो पानी छिड़कते रहना अगर फ्रूट को जल्दी खराब भी करना है तो। कम टू द पॉइंट। नेम द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, K, Cr, H2O twice, C2O4 twice एंड H2O। के बोले तो पोटेशियम। थोड़ा सा स्पेस देंगे। इन दोनों में से किसका नाम आएगा पहले बेटा? इन दोनों में से पहले नाम आएगा एक्वा का। एक्वा बोले तो पानी, डाई एक्वा। उसके बाद दो हैं डाई, और C2O4 को क्या बोलेंगे? ऑक्जालेटो। अरे ये क्या, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। इस साइड भी है, इस साइड भी, मतलब लिटरली बेटा मैंने ऐसे एग्जांपल नहीं देखे, आप भी नहीं देखोगे यार, कि लेफ्ट साइड में भी आपको एक काउंटर आयन दे रखा है और राइट साइड में भी मतलब आपको एक दे रखा है कुछ, है ना। ऐसा नहीं होता है जनरली। डाई ऑक्जालेटो, और उसके बाद Cr का नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल एटम प्रेजेंट है, क्रोमेट, है ना। और लास्ट में वाटर है, वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? हाइड्रेट बोल देंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्रोमियम को क्या मान लोगे? क्रोमियम को मान लोगे बेटा जी H2O 2 है, 0 चार्ज होता है। ऑक्सीलेटो 2 है पे -2 चार्ज होता है। H2 पे तो 0 ही होगा। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, और यहाँ से x = कितना आ जाएगा भाई? x = 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3। यही इसका नाम है क्या? पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3 हाइड्रेट। उसके बाद हेमोग्लोबिन में आपको कौन सी मेटल देखने को मिलती है? हेमोग्लोबिन में आपको आयरन देखने को मिलता है। विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देख के यार तुम्हारे थोड़े से मिथ टूटेंगे। तो यार ये जो हमें दे रखा है, ये हमें सेल रिप्रेजेंट कर रखा है। ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज है, कुछ रोड है, उन रोड्स को सोल्यूशन के अंदर डाला गया है। एक्स को XCl के अंदर, वाई को YCl2 के अंदर डाला गया है। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का शॉर्टकट मतलब 10-12 सालों से मैं भी कर रहा हूँ, तुम सब ने भी किया होगा। लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, नोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल ये फॉलो किया जाना चाहिए। बट आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स का देखो तो यहाँ पर G लिखा गया है। G आप लोग नहीं लिखते हो। इधर आप यहाँ पर सीधा बल्ब लगाते हो, या फिर आप लोग वोल्ट मीटर लगाते हो, या फिर इधर यहाँ पर आप एमीटर लगाते हो। वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है। एमीटर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देता है।
बल्ब तो ऑब्वियसली वो जग जाएगा, बट गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, और करंट जिधर से फ्लो कर रहा है मीन्स उस पर क्या हो रही है बेटा जी? उस पर रिडक्शन हो रही है, और इस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर आपके मिथ टूट जाएंगे। क्लियर है? तो एक्स पे रिडक्शन हो रही है, एक्स सी एल है, अगर मैं इसके आयंस बनाऊँ तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव रहा होगा, सी एल नेगेटिव रहा होगा। यहाँ पर वाई है तो वाई सी एल टू है, तो यहाँ पर वाई टू पॉजिटिव होगा और टू सी एल नेगेटिव होगा। चलिए, तो सबसे पहला हमें बोला गया है रिप्रेजेंट दिस सेल शोन इन द फिगर। तो सेल की रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैसे होती है भाई? सेल की रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसी होती है कि ये सॉल्ट ब्रिज है, इस साइड ऑक्सीडेशन होती है और इस साइड रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वाई से क्या बनेगा? वाई टू पॉजिटिव। एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? एक्स बनेगा। ऐसे होगा ना कि वाई दो इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और ये क्या बनता जाएगा? वाई टू पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बनेगा? एक्स। ये करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? नेम द कैरियर ऑफ द करंट इन द सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के अंदर आयंस होते हैं और वही करंट कैरियर होते हैं। तो सोल्ट ब्रिज के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं? आयंस। और अगर मैं आपसे पूछूं उस वायर के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगला है राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। हमेशा इसमें कुछ भी इफ बट नहीं होना चाहिए। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई? ऑक्सीडेशन एट एनोड। वाई से क्या बनेगा? वाई टू पॉजिटिव। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, फॉर विजुअली चैलेंज लर्नर, इसको पढ़ लेते हैं। एम जी से एम जी टू पॉजिटिव है, इधर सॉल्ट ब्रिज है, ए जी पॉजिटिव से ए जी है। आइडेंटिफाई द कैथोड एंड द एनोड। तो कैथोड का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई? कैथोड जिस पे रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन किस पे हो रही है? इसमें रिडक्शन हो रही है बेटा सिल्वर पे। आइडेंटिफाई द एनोड, एनोड जिस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस किसने किया है? मैग्नीशियम ने। तो एनोड यहाँ पर क्या है भैया? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है आपको राइट दी ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखी जा सकती है बेटा? आपको सेल नोटेशन ऐसे दे रखा है, एम जी से एम जी टू पॉजिटिव, वेरी नाइस। एम जी से एम जी टू पॉजिटिव एंड सोल्ट ब्रिज। उसके बाद ए जी पॉजिटिव से ए जी। तो इसका लिखने का तरीका होता है लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिख लो, यानी कि एम जी प्लस ए जी पॉजिटिव, और राइट वाले राइट में लिख लो। राइट में क्या है? एक तो एम जी टू पॉजिटिव और एक ए जी है। यही आपके पास हो जाएगा। बैलेंस कर दीजिए चार्ज को, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस। एनी 2 आपको करने हैं। CH3 CH2 Br प्लस KCN। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो CN की तरफ से मेजरली जुड़ना पसंद करता है ये, और अगर AgCN होता तो वो N की तरफ से लिंकिंग पसंद करता, आइसोसाइनिन बनाता। CH3 CH2 Br यहाँ पर आ जाएगा CN, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NC। ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा। अगली बात नेक्स्ट, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप लोगों ने क्या जोड़ना है? HBr। तो एक डिफ़ॉल्ट रूल है बेटा मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है? नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH Br CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और 1 ब्रोमो बनेगा बट वो माइनर होगा, मतलब CH3 CH2 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 Br। ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये माइनर होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल से ही मेजर हो सकता था, बट हमने तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया है, ये मेजर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं इसको चलो इधर ही करा देते हैं। CH है और उस पर CH3 ट्वाइस है। उसके बाद CH है, Cl है और CH3 है। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगी। बीटा एलिमिनेशन कैसे होगी? इस पोजीशन को आप लोग मान के चलोगे अल्फा। मैं इसको अगले पेज पे करा रहा हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी कम लग रही है।
ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है बीटा। तो दोनों वाले बीटा से निकलेगा, जैसे इस साइड वाले बीटा से निकाल दो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C। अल्फ़ा से निकलता है क्लोरीन, बीटा से निकलता है हाइड्रोजन, ये निकल गए। तो यहाँ पर क्या बच गया, CH3। और एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता था बेटा जी, यहाँ से Cl और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मोर अल्काइलेटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, या कह सकते हो द अल्किन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसको ध्यान से देखते हो तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। क्लियर है बेटा, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कन्फर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाँ, कार्बोनिल ग्रुप होता है तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से ही पता चल सकता है और एक हाइड्रोजन साइनाइड से भी पता चल सकता है। हमें ये तो पता चल गया कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। बट कार्बोनिल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, है ना, जो ये रिएक्शन दे सकते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखो यार, ऐसा कुछ होता है, गिव अ केमिकल रिएक्शन भी देखने को इन्होंने दिखाने को बोल रही है। ये होता है हमारे पास, इधर होता है CHOH4 और इधर होता है CH2OH। अगर आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ब्रोमीन वाटर आपने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, COOH, ये CHOH4 CH2OH। आपके दिमाग में आएगा कि सर ऑक्सीडेशन तो HNO3 भी कर सकता है, बट वो प्राइमरी अल्कोहल को बताने के लिए होता है, मतलब वो इन दोनों की ऑक्सीडेशन कर देगा, है ना। बट यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसके लिए हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ ही कराते हैं। और ये बेटा जी हमारे पास क्या बना है, राइटिंग इतनी अच्छी है कि मुझे ही समझ में नहीं आ रही। ये बन जाएगा यहाँ पर COOH, इधर CHOH4, इधर CH2OH। इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। क्या लिखेंगे भाई, द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, ये हमें पता है, ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है, बट तुम्हें बताना है कि किस तरह से पता चला तुम्हें। द कार्बन 1 एटम पे ग्लूकोज होता है क्योंकि यही ऑक्सीडाइज होगा, है ना, बाकी सब पे तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना। कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है विद COOH ग्रुप एट C1 एटम। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे ब्रोमीन वाटर। आगे नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन C है। चलिए अभी मूव करते हैं सेक्शन C की तरफ। तो सेक्शन C में हमारे पास 7 क्वेश्चंस होंगे और एक चॉइस भी आएगी। लेट्स मूव। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स रखी गई हैं और इनर्ट का मतलब प्लैटिनम होता है जनरली। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन, और सिर्फ कॉपर क्लोराइड है। तो बेटा जी कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड आप देखिए ब्रेक डाउन किस में होगा, ब्रेक डाउन होगा Cu2 पॉजिटिव में एंड 2Cl नेगेटिव में। क्लियर है ना। तो अब क्या होगा भाई, ये जो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है, इस पर क्या होगी बेटा, कटायन है, कटायन जाएगा कैथोड पर, और ये अनायन है, अनायन जाएगा एनोड पर। अब देखिए कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, कॉपर। और जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ जाएगा, एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ये क्लोराइड आयन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा भाई, ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरीन गैस, है ना। कॉपर डिपॉजिट होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अगला है, व्हाट विल हैपन इफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस्ड विद कॉपर क्लोराइड। अगर आप कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर सल्फेट लेने लगो, कॉपर सल्फेट को ब्रेक डाउन कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव में एंड SO4 2 नेगेटिव में। अगेन वही बात, अब देखिए यहाँ पर मोल्टन नहीं है तो पानी का कोई चक्कर नहीं है, सॉरी यहाँ पर एक्वस नहीं है तो पानी का कोई चक्कर नहीं है, प्योर सॉल्यूशन आपको बोला गया है और प्योर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उसी के कटायन अनायन ही कैथोड एनोड पर प्रोडक्ट भी बनाने वाले हैं। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एट कैथोड, ये जाएगा एट एनोड, है ना। अब देखिए कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा। और जो सल्फेट है, सल्फेट एनोड पर जाएगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फेट का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O8 बनता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट अ मिनट। आपको दिया गया है एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ। तो कर दीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है? Al2SO4 थ्राइस। अगर आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन देना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई? कटायन और अनायन, है ना। कटायन क्या है यहाँ पर? Al3 पॉजिटिव है। कितने एल्यूमिनियम है? 2। और अनायन कितने हैं? 3 सल्फेट आयन है। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एसिडिक। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात है, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। अब इसका रीजन क्या होता है? देखिए बेसिक किसे कहते हैं? जो लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। एसिड किसे कहते हैं? जो गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। अगर कोई लोअर ऑक्साइड में है, मतलब वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए है तो वो दे सकता है, तो बेसिक है। अगर कोई हाइयर ऑक्साइड बन गया, मतलब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और जब वो सारे इलेक्ट्रॉन दे चुका तो उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए बचे नहीं, तब उसको चाहिए तो वो लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एसिड बनेगा। ये इसका सिंपल सा रीजन है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल द मेटल एटम हैज सम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, है ना, दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। As a result, it can donate electrons and behave as a base. Whereas in higher oxide of transition metal, the metal atom doesn't have electron in the valence shell for donation. जब आपने हाइयर ऑक्साइड में चला जाएगा तो उसके पास डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा? इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव एज एन एसिड। सिंपल वर्ड्स में बताया है तुम्हें। अगला है क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल वाइल मर्करी इज अ लिक्विड मेटल। देखिए हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन मेटालिक बॉन्ड and strength of metallic bond depends upon number of unpaired electrons. Higher the number of unpaired electrons, stronger will be the metallic bond and higher is hardness. तो दादा क्रोमियम के पास क्या है? क्रोमियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी में इसके पास 5 अनपेड होते हैं, और अगर वो कन्फिग्रेशन ना भी करो तो 4 होते हैं, बट आप ठीक है 5 मान के चलो। तो बढ़िया अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बढ़िया हार्डनेस है इसके अंदर। क्रोमियम हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, है ना, विच रिजल्ट इन इट बीइंग अ हार्ड सॉलिड, and the absence of unpaired electron in mercury result in being it a liquid. अगला है the ionization energy of element of the 3D series doesn't vary much with increasing atomic number, कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इतनी वेरी नहीं करती। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स करती है साइज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, बट वो फिर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि बीच में एक इफेक्ट आने लगता है डी ब्लॉक का, और वो एक अच्छा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? देखिए अगर हमारे पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स स्पीसीज है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ये ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक इफेक्ट आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा? इस न्यूक्लियस का इधर इतना इफेक्ट रहने नहीं देता, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी पे फर्क पड़ता नहीं है। सिंपल है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाता है, बट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो उसको कंट्रोल में रखता है, वो काउंटर करता है उसको। द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज काउंटर बैलेंस्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स। अगला है गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द व्हेन पैरानाइट्रोटोलुइन। पैरानाइट्रोटोलुइन क्या होता है? पैरो में नाइट्रो होगा, है ना, और टोलुइन क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा। इसकी टार्ड रिएक्शन करानी है, ये टार्ड क्या होती है? क्रो मिलेगा कल, क्रोमिल क्लोराइड H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो ये जो एल्डिहाइड है किसमें कन्वर्ट, सॉरी ये जो CH3 ग्रुप है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CHO में। ये क्या बन गया? पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन गया। अगला है वाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन अप्रोटिक सॉल्वेंट? अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड इज दिस, इधर लिख देता हूँ भाई, है ना, और इन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है। देखो बेटा ये है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये, और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है भाई? ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इनके अंदर क्या मिलता है आपको देखने को? डाइमराइजेशन। ये लिखा गया है बेंजोइक एसिड अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ
डाइमर। अगला क्वेश्चन है बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म टोल्यूइन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। देखिए क्या कह रहा है कि अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर दूं, CH3Cl के साथ कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये सेटअप किस रिएक्शन का है, ये सेटअप है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। तो बेटा जी यहाँ पर क्या होने वाला है, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 विच इज नोन एज टोल्यूइन। अब कह रहे कि यार बेंजीन को हटाओ, बेंजीन की जगह पर आप लोग ना बेंजोइक एसिड लगा दो, है ना, और फिर ये सेटअप लगाओ CH3Cl और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, देखो यार तो बात यह है कि यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी। बेंजीन के ऊपर जो COOH ग्रुप है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता इन रिएक्शंस को, ठीक है ना। तो लिखा गया है बेंजोइक एसिड डजंट अंडरगो रिएक्शन विद CH3Cl because the carboxyl group is deactivating group and catalyst aluminium chloride gets bonded to the carboxyl group। ठीक है, सिंपल याद रखिए कि ये रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। अगला है, अच्छा ऑप्शन दिया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X डजंट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, हाउएवर X विद कंपाउंड Y इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एल्डोल कंडेंसेशन में यूज करते हैं या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्ट टू गिव द कंपाउंड 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन। देखो यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये इन ऑन वाला अल्डोल कंडेंसेशन का ही सीन है, बस ये है कि अल्डोल कंडेंसेशन है कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, क्रॉस में किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भी चल जाता है। पहले एक बार इस प्रोडक्ट को देखते हैं, एक बार इस रिएक्शन को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या है, 1,3 डाइफिनाइल। पहले तो बात है हमारे पास फिनाइल है, फिनाइल मीन्स 2 बेंजीन है, प्रोप 2 इन, अच्छा पहले यहाँ पर 3 कार्बन लगा दो, ठीक है, 1 पे ऑन यानी कि इधर लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, और 2 इन सेकंड पोजीशन पे लगा दो डबल बॉन्ड, बाकी बॉन्ड पूरे कर दो। इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा H और इधर क्या लग जाएगा, इधर भी H लग जाएगा। ये प्रोडक्ट है 2 इन 1 ऑन वाला, ये है। तो ये प्रोडक्ट कब बना होगा बेटा जी, ये प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है कि यहाँ पर हो जाए बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, उधर क्या बन जाए बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3। ये X क्या हो जाए, X हमारे पास हो जाए बेंजल्डिहाइड, और ये हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारे पास हो जाए एसिटोफिनोल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इनमें से यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के होंगे। अब देखो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता कोई जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ना। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया होगा NaOH वगैरह। अगली बात है आइडेंटिफाई कंपाउंड X एंड Y, तो यही X एंड Y होंगे। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, केमिकल रिएक्शन हमने करके दिखा दी, यही हुई होगी। गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y, तो आपको कुछ ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा जो ये दे सकता है ये नहीं दे सकता, या फिर ये दे सकता है तो ये नहीं देगा। तो एसिटोफिनोन का कॉपीराइट वाला टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट को बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया जा सकता है, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कॉपीराइट वाला टेस्ट होता है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड ग्रुप क्या करते हैं, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यही लिखा गया है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिएक्शन करके दिखा दी भाई, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटोफिनोन है, यहाँ से इसका ऑक्सीजन, यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन निकल गए होंगे, क्लियर है। तो बेंजल्डिहाइड अंडरगो सिल्वर मिरर टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट, हाउएवर एसिटोफिनोन डजंट। या फिर आप आइडोफॉर्म टेस्ट करा सकते हो, आइडोफॉर्म गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो वो क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म बनाएगा, वाइल बेंजल्डिहाइड डजंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड्स फॉर्म अ पेप्टाइड दैट इज एलानिन एंड ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन होता है बेटा CH3 COOH NH2H, ये होता है ग्लाइसिन, नहीं सॉरी ये हमारे पास होता है एलानिन, और ग्लाइसिन क्या होता है CHH COOH NH2।
इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। तो जब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बनेगा जिसका नाम होगा एलाग्लाई। क्या नाम होगा इसका? एलाग्लाई। क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3H NH2 C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पर CH। अच्छा, हम क्या कर सकते थे? हम इसको आगे पीछे भी कर सकते थे कि ग्लाई को आगे कर दो, ग्लाइसिन को आगे कर दो, CH CH, इधर हमारे पास है NH2, इधर एलानिन रख दो, तो क्या हो जाएगा? सी इधर आएगा बेटा, CH3H CH, इधर NH2, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, इधर से OH और इधर से H, ये CH NH2 H C डबल बॉन्ड O NH CH3H C डबल O H। इतनी अच्छी राइटिंग कैसे? क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास ऊपर एला ग्लाई बना है और ये ग्लाई एला बना है, तो यही दो डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन जो है यहाँ से पॉसिबल है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास देखिए, केराटिन, इंसुलिन, मायोसिन आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केराटिन एंड इंसुलिन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। केराटिन क्या होता है भैया? एक फाइब्रस प्रोटीन होता है ना। फाइब्रस प्रोटीन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह के सोल्यूबल जो प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर मतलब बाल जो है हमारे, वो पानी में घुल जाते हैं, वो नहीं घुलते। इंसुलिन क्या है? एक गोलूमोलू प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल या स्फेरोइडल टाइप शेप होती है, और दीज आर यूजुअली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता एक स्टूडेंट है, वाज एक्सपेरिमेंटिंग, बढ़िया यार, एक्सपेरिमेंट बड़े कर रहे हैं बच्चे, है ना। एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, सी कैरिड आउट अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल लिया, क्या बदतमीजी ये, क्या मतलब? ये जो पेपर सेटर हैं मजे कर रहे हैं वो है। डिफरेंट प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड एट दीज टू टेम्परेचर। आइडेंटिफाई the major product formed at 140 degree Celsius and the substitution mechanism followed is in this case. Identify the major product formed at 180 degree Celsius. Identify the major क्या आइडेंटिफाई करना है? मेजर प्रोडक्ट बताना है 180 डिग्री सेल्सियस पे, एंड सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस केस। देखिए, तो सबसे पहले तो प्रोपेनॉल ले लो यार, CH3 CH2 OH। अब दो टेम्परेचर लिए गए हैं, एक है 140 डिग्री सेल्सियस और एक है 180 डिग्री सेल्सियस। 140 को आप 273 में जब जोड़ दोगे तो ये कितना बनेगा? लगभग 413 केल्विन। जब 413 केल्विन पे आप किसी अल्कोहल को की डिहाइड्रेशन करवाते हो तो वहाँ पर इथर बनता है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH3S7O C3S7। और अगर आप 180 डिग्री सेल्सियस पे करते हो, जस्ट अ मिनट, यानी कि 453 केल्विन हो गया। 443 केल्विन से ज़्यादा जितना भी टेम्परेचर रखा जाएगा तो यहाँ पर प्रॉपर डिहाइड्रेशन होगी और एक अल्कीन बनेगा। अल्कीन कैसे बेटा? कुछ इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर अल्कीन में SN1 वाला मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है और यहाँ पर SN2, यही लिखा गया है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ SN2 सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, एंड जो अल्कीन बना है वो SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द वेरियस हैलोल्केन्स विद द जनरल फॉर्मूला C4H9Cl अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, है ना। C4H9Cl एक फॉर्मूला है और उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन उन्होंने शो की। अमंग द कंपाउंड A इज द मोस्ट एक्टिव थ्रू SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू सबसे रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। आइडेंटिफाई A, रीजन ऑफ योर चॉइस, राइटिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होगा भैया? वो होगा कुछ इस तरह से। C4H9Cl की अगर बात की जा रही है तो इस तरह से है ना।
क्यों ऐसा क्यों है भाई, आपने यही क्यों बनाया? क्योंकि इसमें एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, और SN1 में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की ही जरूरत होती है। यही बात आपने लिखी भी है। द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड इज टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल मेकिंग ए मोस्ट एक्टिव। अब देखिए, अब आपको बोला गया मैकेनिज्म करके दिखाओ, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कर दीजिए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन भाई। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3। यहाँ पर ये स्टेप स्लो होता है ना, और यहाँ पर आप PPS ले लोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, Cl बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, और यहाँ पर C पॉजिटिव है, इधर CH3 CH3 CH3। दूसरा स्टेप क्या हो जाता है बेटा जी, दूसरे स्टेप में हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल CH3 CH3। इधर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव। बढ़िया बात क्या है कि ये फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा। ये COH, इधर CH3 CH3 CH3, और बैक साइड से अटैक करवा दो OH, इधर CH3 CH3 CH3। फ्रंट साइड से अटैक को बोलते हैं रिटेंशन, और बैक साइड से अटैक को बोलते हैं इन्वर्जन। और अगर कहीं पर दोनों चीज़ हुई हो, और इसमें हुई है दोनों चीज़, इसे बोलते हैं रेसमाइजेशन। SN2 में क्या होता है कन्फिग्रेशन में, रिटेंशन, इन्वर्जन या रेसमाइजेशन। चलो अगला क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सेल रिएक्शन SN4 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव इज दिस कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल। आपको क्या दे रखा है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। जब भी कभी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा पहले डाटा उठाते हैं कि गिवन क्या है। आपको गिवन है KC कितना है, 4.617 इंटू 10 की पावर 184 है क्या, 184। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड EMF दे रखा है, E0 सेल दे रखा है आपको 184.6644। तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है, आपको निकालना है, अच्छा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल, स्टैंडर्ड EMF निकालना है। तो निकाल दीजिए भाई, फॉर्मूला लगा दीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। क्या फॉर्मूला होता है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई N log KC। सबसे पहली बात तो E0 सेल निकालना ना, अच्छा 0.0591 बाई N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है। SN4 पॉजिटिव से SN क्या बन रहा है, 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो इधर 2 का डिफरेंस है, और Al से Al3 पॉजिटिव बन रहा है, तो इधर 3 का डिफरेंस है। और क्योंकि डिफरेंस मैच नहीं कर रहा तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 6 आएगा, है ना। log KC की वैल्यू कितनी है, 4.617 इंटू 10 की पावर 184। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे 0.0591 बाई N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑर्गन 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 184.6644। मैंने आपको किसी ज़माने में बोला हुआ है कि अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो 0.0591 को आप लोग क्या भी कर सकते हो, 0.06 भी कर सकते हो, और उसके बाद जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो लगभग आपका आंसर इतना आ जाएगा। इसके बाद तो मैथ ही है। चलो, व्हाट विल बी द E0 ऑफ द हाफ सेल Al3 पॉजिटिव बाई Al इफ E0 ऑफ SN4 पॉजिटिव बाई SN2 पॉजिटिव इज 0.15 वोल्ट। अब इसको कैसे करेंगे भाई, E0 सेल का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अच्छा, E0 सेल हमने अभी कैलकुलेट ही किया है, E0 सेल कितना है 1.8152, 2 डिजिट रखते हैं, 1.81 या 1.82 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिख देना। E0 रिडक्शन किसने शो किया भैया, रिडक्शन शो की है टीन ने, SN इज टीन, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.15 माइनस E0 ऑक्सीडेशन 0.15 इधर आएगा, 1.81 माइनस 0.15 इज माइनस E0 जिसने ऑक्सीडेशन शो की है। तो कितना आ गया, 1 में से 5 गए 6, 8 में से 1 गया 7 होता है, बट यहाँ पर 6 ही आएगा। 1.66 वोल्ट आई है, माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, माइनस को इधर ले दो, है ना, तो आपका क्या आ गया
उसकी पोटेंशियल आ गई है जिसने ऑक्सीडेशन शो की है -1.66। अच्छा, ई नॉट ऑक्सी का मतलब ये नहीं है कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका आया जिसने ऑक्सीडेशन शो की थी। और ऑक्सीडेशन किसने शो की थी बेटा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बाय एल्यूमिनियम ने। तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है भाई। आगे मूव करते हैं और बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा फोकस मांगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपको केस स्टडी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स से दिया गया है। डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर इज द मोस्ट जनरल मेथड फॉर वीडिंग आउट अनसुटेबल रिएक्शन मैकेनिज्म। The term mechanism means all the individual collisions and elementary processes involving molecules, atoms, radicals, and ions included that takes place simultaneously or consecutively to produce the observed overall reaction. For example, when hydrogen gas react with bromine, the rate of reaction was found to be proportional to the concentration of H2 and to the square root of bromine, Br2. Furthermore, the rate was inhibited by increasing the concentration of HBr as the reaction proceed. These observations are not consistent with the mechanism involving, अभी यार तुम पढ़ लेना, मतलब सीधा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। Predict the expression for the rate of reaction and order of the following reaction. H2 plus Br2 gives 2HBr। ये इंग्लिश वाले पैसेज की तरह से थोड़ा डाटा हो गया ना, इसको अच्छे से पढ़ के बात उठाई जा सकती है। मैंने इसी को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि मैं पहले इसको पढ़ चुका हूँ और मैंने देखा कि H2 कि 1 कंसनट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है और Br2 के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करती है। तो अगर आप इसका रेट का एक्सप्रेशन देना चाहोगे तो बेटा जी आप लोग इसकी रेट का एक्सप्रेशन क्या दे सकते हो? तो बेटा जी आप लोग इसकी रेट का एक्सप्रेशन दे सकते हो H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr है। तो अगर आप इसकी रेट लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे भाई? रेट इज इक्वल टू के H2 की एक कंसनट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है और Br2 के स्क्वायर रूट पे, यानी कि Br2 की कंसनट्रेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर? हाफ आ जाएगी। नेक्स्ट है, आगे मूव करते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी? रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला क्या था? के मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ से अगर आप इस रिएक्शन का ऑर्डर देखो तो 1 प्लस 1/2, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 3/2। तो कर दीजिए मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 पर सेकेंड। 1 माइनस 3/2 इज -1/2 और -1/2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पर सेकेंड। क्लियर है बात? इस तरह से आप लोगों ने इसको करना था। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B2 इज ट्रिपल्ड? देखिए आप लोगों ने रेट क्या लिखा है? आर लिखा है आप लोगों ने के H2 एंड Br2 का लिखा है रूट। न्यू रेट क्या होगा? के H2 और Br2 का क्या करनी है? Br2 की कंसनट्रेशन आपने 3/2 करनी है, 1/2 है ना। और अगर मैं इसको करना चाहूँ Br2 की कंसनट्रेशन कितनी करनी है? 3 टाइम्स कर देनी है। अब 3 का रूट क्या होगा? √3 है ना। तो के H2 एंड यहाँ पर Br2 हाफ। तो अगर आप ओल्ड रेट में और न्यू रेट में कंपेयर करते हो तो क्या है भैया? जो न्यू रेट है वो ओल्ड रेट के 1/3 टाइम्स है। 1/3 टाइम्स नहीं है, √3 टाइम्स है। इस तरह से लिखोगे, √3 टाइम्स है न्यू वाली रेट ओल्ड वाली रेट से। अगला है, व्हाट चेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल ट्रिपल? बताइए भाई। अब रेट आप लोगों ने लिख रखा है, रेट आर क्या है? के, इधर H2 और इधर है Br2। Br2 में क्या आएगा? 1/2। आपको बोला गया H2 की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दो, 3H2 और ये Br2 रूट, तो क्या आ जाएगा? 3 जो R डैश है, तो क्या हो जाएगा? 3KH2 और इधर Br2 के ऊपर आ जाएगा हाफ या रूट। तो ये क्या है? जो न्यू रेट है वो 3 टाइम्स है ऑफ ओल्ड रेट, क्योंकि ये तो सेम है ना दोनों में, यही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B was experimentally found to be first order with respect to both A and B
ये इसकी रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है। विच ऑफ दीज टू मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग एंड वाई। तो आपको मैकेनिज्म दे रखा है, दो मैकेनिज्म दे रखे हैं। अगर मैं फर्स्ट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रेट लिखना चाहूँ, रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है भैया, स्लो स्टेप पे। कोई स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल देते हैं। तो रेट क्या लिखा जाएगा, के, और यहाँ पर ए पे डिपेंड करता है। और जो सेकंड मैकेनिज्म में चलता हूँ तो रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पर आप लोगों ने देखना है स्लो स्टेप, तो स्लो स्टेप तो ये है ना, उसमें जो रिएक्टेंट है इधर ए एंड बी। तो बताओ कौन से वाला मैकेनिज्म ज़्यादा ठीक है भैया, ये डाटा हमारे पास आना चाहिए, ये डाटा सही है, तो वो तो सेकंड वाले मैकेनिज्म से ही आ रहा है, तो सेकंड वाला मैकेनिज्म ज़्यादा सही है। दिस स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फ्रॉम मैकेनिज्म टू रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी, वाइल फ्रॉम मैकेनिज्म वन रेट इज इक्वल टू के ए। ठीक है, देयर फॉर मैकेनिज्म टू इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, कि जो भी हमें एक्सपेरिमेंटली डाटा मिला है उसको देखें तो हमारा मैकेनिज्म नंबर 2 ज़्यादा सही है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है यार, थोड़ा सा है, मतलब इसको तो तुम्हें बिल्कुल ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अमाइंस आर बेसिक नेचर इन नेचर होते हैं, पी के बी वैल्यूज इज अ मेजर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ये बात भी सही है कि पी के बी से हमें बेसिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। और कैसे पता चलता है, लोअर द पी के बी वैल्यू मोर बेसिक इज द अमाइन। The effect of substituent on the basic strength of amines in aqueous solution was determined using titration. The substituent X replaced CH2 group in piperidine compound 1, ये piperidine है, एंड प्रोपाइल अमाइन, ये हमारे पास प्रोपाइल अमाइन है। जब यहाँ पर CH2 लग जाएगा तो पिपरिडीन बन जाएगा और ये प्रोपाइल अमाइन बन जाएगा। अब देखो बेटा, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमने अलग अलग एक्स ग्रुप लगा दिए, जैसे एक बार CH2 लगा दिया, एक बार NH लगा दिया, O लगा दिया, CH3CON लगा दिया, C6H5CON लगा दिया। तो यहाँ से हमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। ये पिपरिडीन के साथ, पिपरिडीन में जो एक्स था, एक्स की जगह पर मैं ग्रुप चेंज करता गया, तो इसकी कुछ पी के ए की वैल्यू दे रखी है, पी के बी की वैल्यू नहीं दे रखी, पी के ए की वैल्यू दे रखी है। फिर प्रोपाइल अमाइन बनाया, और ये प्रोपाइल अमाइन वाले जो थे इनके सब्स्टिट्यूएंट बने और इनकी पी के ए की वैल्यू है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना यार, है ना, इस डाटा से आप लोगों ने आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखते हैं, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वर्सेज पी के बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पी के बी में ग्राफ बनाना है, किस किस के, प्रोपाइल अमाइन को देखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी की पी के बी की वैल्यू क्या है, मैं आपको बताता चलूँ, इवन इन्होंने भी दे रखा है, ये दे रखा है, पता होना चाहिए स्वयं से भी। पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 होता है। ठीक है, तो अगर प्रोपाइल अमाइन की हमें पी के ए की वैल्यू दे रखी है तो पी के बी की वैल्यू हो सकती है, जैसे 10.67 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 3.33, अगले वाले में 3.92, अगले वाले में 4.55, अगले वाले में, ये पी के बी की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं प्रोपाइल अमाइन वाले केस में, इसमें 4.72, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगले वाले में हमें नहीं दे रखी है वैल्यू, तो ये है। तो आपको बोला गया है उनके सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पी के बी वैल्यू में। अगर आप देखो नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ पी के बी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो आपने एक ग्राफ बना दिया, एक तरफ आपने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तरफ आप लोग लिख दोगे पी के बी, बना दोगे, और यही लिखा गया है। तो आप क्या लिखोगे भाई, द पी के बी increases with increase in the electronegativity of the substituent, therefore basic strength decreases with an increase in electronegativity। अच्छा, क्वेश्चन आगे भी था, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना था कि अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पी के बी की वैल्यू बढ़ रही है, और पी के बी में और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन था, पी के बी और बेसिक स्ट्रेंथ में, भाई यहीं पर है ना, ये आप लोगों ने अमाइंस में पढ़ा होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के बी मोर इज बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, पी के बी की वैल्यू बढ़ेगी, और पी के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन दे रखा है, ये लिखा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे आ जाओ, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट C6H5CON इज 3.7। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पी के ए वैल्यू ऑफ, बताओ भाई, प्रोपाइल अमाइन की क्या होगी अगर उसके साथ, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये 3.7 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, इसकी किसकी वैल्यू बतानी है हमें, हमें इसकी पी के ए की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ट्रेंड देखो, नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, पी के ए की वैल्यू घट रही है, तो 9.28 से कम होनी चाहिए। अब आप देखो 9.28 से कम किस ऑप्शन में है, 9.28 से कम इस ऑप्शन में है,
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द pKa वैल्यू ऑफ द सब्सटीट्यूटेड पिपरिडीन फॉर्म्ड विद द सब्सिट्यूएंट x इज फाउंड टू बी 8.28। pKa की वैल्यू दे रखी है 8.28। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x। पिपरिडीन में जाओ और देखो pKa की वैल्यू 8.28 है, या 8.28 कहाँ पर होगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। पिपरिडीन में जाओ, किसकी वैल्यू देखनी है, pKa की वैल्यू 8.28। ये पिपरिडीन के कंपाउंड है, pKa की वैल्यू 8.28 कहाँ पर आएगी, 8.28 आई थिंक यहाँ पर आएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखिए, पिपरिडीन में pKa की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी ना, 7.94 8.36 के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इन दोनों के बीच में आएगी, 3.44 3.6 के बीच में। अब देखो 3.44 3.6 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, 3.44 एंड 3.6 के बीच में बेटा 3.5 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल pKa वैल्यू ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइलमाइन। प्रोपाइलमाइन में देखना है x विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, प्रोपाइलमाइन में x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, प्रोपाइलमाइन में x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। प्रोपाइलमाइन में देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 कहाँ पर आएगी, नीचे तो नहीं आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 यहाँ कहीं से आएगी, 2.55 3.12 के बीच में। तो pKa की वैल्यू कहाँ पर आएगी, 10.67 और 10.08 के बीच में। अब देखो 10.67 10.08 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, 10.67 10.08 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, 10.15 आ रही है। क्लियर है बेटा। आगे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द pKb वैल्यू। ये हमने कर लिया है एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ये भी हमने पढ़ लिया है। गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमने देख ली थी वैल्यू। द pKb इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और pKb की वैल्यू हम लोग लिख के दिखा सकते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट C6H5CON इज 3.7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड pKa वैल्यू ऑफ कंपाउंड, बताओ भाई, 3.7 दे रखी है। प्रोपाइलमाइन में बताओ C6H5COCN 3.7 दे रखी है, तो आपको क्या बतानी है, प्रोपाइलमाइन में बतानी है। तो 3.7 है, तो pKa की वैल्यू बतानी है, pKb की वैल्यू बतानी है, pKa की वैल्यू बतानी है। आई थिंक ये हम कर चुके हैं ना। तो 9.28 से नीचे जाओ भाई, 9.28 से कम किस ऑप्शन में आ रहा है, 9.28 से कम, 9.28 से कम कौन सा ऑप्शन है, 9.28 से कम 9.1 ही एक ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो अगला है, द pKa वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन, कंपाउंड 1 जो है उसको पिपरिडीन बोला गया है, फॉर्म्ड विद सब्स्टिट्यूएंट x इज फाउंड टू बी 8.28। pKa की वैल्यू 8.28 आ गई। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x, बताइए भाई। pKa जो पिपरिडीन का है वो 8.28 है, pKa जो पिपरिडीन का है वो 8.28 है, 8.28 है, इधर आएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन दोनों के बीच में आ जाएगी। आई थिंक ये कर चुके हैं हम, ऐसे से क्वेश्चन हमने किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3.5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये देख लेना यार, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता, चलिए अभी बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन ई, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और बढ़िया ये है कि हर एक क्वेश्चन में चॉइस है, आप कभी भी जो भी आपको लगता है यार इसमें थोड़ा ज़्यादा ईजी है, जो मैं इजीली कर सकता हूँ, आप उसको कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्पल कलर कंपाउंड ए विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एक पर्पल कलर का कंपाउंड है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डिस्कस करते हैं, KMnO4 K2Cr2O7। तो उसमें से K2Cr2O7 ऑरेंज कलर है, पर्पल कलर KMnO4 का होता है। तो ठीक है, वो जीत गया। is used for bleaching of wool, cotton, silk and other textile fibers was added to each of the 3 test tube along with H2SO4। यानी कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आपने पढ़ना है इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड में डाला, PBS में डाला एंड KI में डाला। वॉयलेट वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। अब वॉयलेट वेपर्स किसके होते हैं भैया, आयोडीन के होते हैं। तो आयोडीन किस केस में बन सकता है, इस केस में बन सकता है। क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले आप MnO4 लोगे, MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में लोगे H पॉजिटिव, और इधर हमारे पास क्या है, I नेगेटिव है। ठीक है, तो I नेगेटिव अगर एसिडिक मीडियम में लिया गया है MnO4 नेगेटिव के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में होता और फिर I नेगेटिव होता तो किस में कन्वर्ट होता, बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, पता चले मुझे कितना आता है तुम्हें। ठीक है, और बाकी तो ये 2Mn2 पॉजिटिव H2 बनेगा। अगला क्या दिया है बेटा आपको, अगला दिया गया है, द बबल ऑफ गैस इवॉल्व विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच स्टिक। अब एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देगा, है ना, बर्निंग मैच स्टिक को बुझा देगा। तो बताओ अब बर्निंग मैच स्टिक को कौन बुझा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाएगा भैया, ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सैलेट आयन है, ये MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में है। तो ऑक्सैलेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। इधर Mn2 पॉजिटिव है एंड इधर
8H2O है। आगे आ जाओ, अ मेटल आयन, अब देखो ये क्वेश्चन किससे बना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बना है। अ मेटल आयन Mn पॉजिटिव ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन कंबाइंस विद 3 डाइडेंटेंट लिगेंड, 3 बाइडेंटेंट लिगेंड है। अज्यूमिंग डेल्टा O इज लेस देन P, मतलब क्या है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो जो लिगेंड है वो हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉ दी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द 3D ऑर्बिटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि हमारे पास वीक है तो क्या होगा भैया, वीक फील्ड में स्प्लिटिंग कम होती है। और दूसरी बात, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल में क्या चला जाएगा बेटा, ईजी आपका ऊपर चला जाएगा। ईजी आप लोगों ने ऊपर भेज दिया, ये ईजी है और ये हमारे पास T2G है ना, और ये यहाँ पर इनके बीच में बैरी सेंटर आ गया। अगला है नेम व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn पॉजिटिव इन द कॉम्प्लेक्स एंड वाई। देखिए क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पर sp3d2 होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती। क्लियर है। आपसे वाई भी पूछा गया है क्या, सिंस डेल्टा इज लेस देन p it will form an outer orbital complex as the electrons in the 3D orbitals will not pair up। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। अगला है नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। देखिए अगर ऑक्टाहेड्रल हो और एक बाइडेंटेंट लिगेंड भी अगर आ जाए तो आंख बंद करके मत लिखना, आंख खोल के लिखना कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है बेटा, तो आप लोग लिख दोगे कि कौन सा आइसोमर आएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई A B C D E एंड F इन दी फॉलोइंग टेबल। ए बताइए, ए में क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम बताना है। तो इस केस में सेंट्रल मेटल एटम कौन है भाई, COF4 2 नेगेटिव में, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। उसके बाद अच्छा कोबाल्ट का चार्ज भी बता देना, कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पर आएगा 2 पॉजिटिव। सर 2 पॉजिटिव कैसे आया, आपको COF4 2 नेगेटिव दे रखा है। कोबाल्ट को आप लोग क्या मान लोगे, एक्स, फ्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल टू, इस पूरे पे चार्ज -2, तो ये -4 उधर जाके प्लस का 4 प्लस 4 -2 एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। अब आ जाओ इधर, बी कहाँ गया, बी बताना है आपने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए भाई, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं। CO2 पॉजिटिव है, CO2 पॉजिटिव को अगर आप देखते हो तो ये है, CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, AR18 2 प्लस है ना, तो 4s में 0 हो जाएगा और 3D में क्या हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको दिखाई दे रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। रेड पेन यूज़ करते हैं। सी आप लोगों को सोल्व करना सीखा है, ये रहा। हाइब्रिडेशन क्या होगी, COH2O2 है, C2O4 ट्वाइस है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ चुका है, C2O4 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और बढ़िया है, तो पेयरिंग होगी, या फिर आप देखो तो कन्फिग्रेशन D3 ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है भैया, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगला केस है भाई, डी बताना है, डी में आपको बताना है पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा। अब देखो यार 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, ये है डी, इधर आओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। 3 की पेयरिंग हो या पेयरिंग ना भी हो, 3 कुछ भी कर लो, इसमें एक अनपेयर बच जाएगा। वैसे तो यहाँ पर 3 के 3 ही अनपेयर बचेंगे, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा बिहेवियर शो करने वाला है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाला है। अब इधर आ जाओ, ई में निकल। अब निकल के केस में क्या रहेगा भाई, क्या है, ओके, निकल का केस में यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले इसकी कन्फिग्रेशन देख लीजिए, 4s में कितने हैं 2 और 3D में कितने हैं 8। ये मेरे पास 4s में हो गए 2 और d में कितने हो गए भाई 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, है ना। तो s खाली हो जाएगा, यहाँ पर आएगा लिगेंड, एक तो s में आएगा और उसके बाद CO4 है, एक तो s में आ गया और आ जाएंगे इसमें, एक इधर एक इधर एक इधर। तो यहाँ से हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी, sp3। क्लियर है, sp3 हो जाएगी। उसके बाद f बताइए, sp3 का नाम क्या होता है, sp3 का नाम टेट्राहेड्रल होता है, dsp2 का नाम स्क्वायर प्लेनर होता है। क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन है क्या, बी नहीं है, बी इधर है। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विद H2S सल्फाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। और Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है बेटा, Cr3 पॉजिटिव में। FeSO4 है, SO4 को मत देखिए, Fe को देखना है। Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है Fe3 पॉजिटिव के अंदर, है ना। सल्फेट आयन की क्या ही ऑक्सीडेशन होगी, वो फिर ऑक्सीडाइज ही होता है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ना, ये डाइक्रोमेट आयन
एसिडिक मीडियम में पता है ना Cr3 पॉजिटिव एंड वाटर बनता है ना। मेन तो बात ये होती है Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, AH पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा। आगे आ जाइए। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करानी है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3COCl के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, एक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा C2H5O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है यार कि क्या होने वाला है, अब HCl एक एसिड निकालना है और एसिड को निकालने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई ही यहाँ पर हम किसको लेते हैं, pyridine को लेते हैं। कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी क्या है, द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। The reaction of ethanol with acetyl chloride is carried out in the presence of pyridine. Because pyridine is a strong organic base, the function of pyridine is to remove HCl formed in the reaction. अगला क्वेश्चन है, क्रिसोल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल। क्रिसोल्स क्या होते हैं, जब फिनोल पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है। मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, है ना। तो यही बात है। क्रिसोल कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, वेरी नाइस। जैसे ये है बेंजीन OH, इधर CH3। क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। आप लिख सकते हो, क्रिसोल्स हैव मिथाइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, एज अ रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, विलियमसन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। आइडेंटिफाई द अल्काइल ब्रोमाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। आपको क्या बनाना है, 2 इथोक्सी 2 मिथाइल, वेरी नाइस है गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, विलियमसन आपने क्या बनाना, 2 इथोक्सी 3 मिथोक्सी पेंटेन। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इथोक्सी OCC 3 मिथाइल, इधर है कार्बन। अब बताओ भाई, देखो बेटा सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि किससे बनाया जाता है इसको, इसको बनाया जाता है हाँ विलियमसन सिंथेसिस जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, एंड उसमें याद रखिए अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अब बताओ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अब देखो यहाँ से O की आसपास से लिंकिंग हुई है तो इसमें प्राइमरी ये बन सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो है इथाइल ब्रोमाइड ही हमारे पास क्या है, वो ग्रुप है ना। और बाकी जो बच गया दिस वन, कार्बन कार्बन, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन और इधर ऑक्सीजन सोडियम। बॉन्ड पूरे कर दीजिए, CH3 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 CH2 CH CH, इधर CH3 CH2। तो अल्काइल ब्रोमाइड कौन सा है भैया यहाँ पर, वो है इथाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल सोडियम पेंटोक्साइड, 3 मिथाइल 2 सोडियम पेंटोक्साइड इसका नाम होगा। ये जो दूसरा हमारे पास एल्कोक्साइड ग्रुप है। आगे मूव करें, नेक्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ मिनट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, टोलविन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। टोलविन से आपको 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। टोलविन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। टोलविन इज बेंजीन के ऊपर CH3। थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप तब लग सकता है अगर इसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। तो इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, KMnO4 KOH के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। अब इसकी नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रेशन कर दोगे तो अब NO2 ग्रुप जो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, अब वो लगने वाला है
मेटा पोजीशन पे, तो ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, तो बेंजीन की नाइट्रेशन कर दो भाई, है ना, बेंजीन की नाइट्रेशन कर दी, इसकी रिएक्शन करा दोगे कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा इधर NO2 नाइट्रोबेंजीन। अब आप लोग इसकी क्या कर दोगे, क्या बनाना है आपने इसको एसिटोफिनोन बनाना ना, तो इस पर CH3 ग्रुप लगाना है, तो इसकी रिएक्शन करा दो अब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये NO2 ग्रुप है और यहाँ पर आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन विल गिव द HVZ रिएक्शन, गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर रिएक्शन आंसर, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो भैया एसिटिक एसिड शो करेगा, क्योंकि HVZ में क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जैसे फॉर्मिक एसिड तो ये होता है HCOOH, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूँ तो ये है CH3COOH। अगर आप इसकी रिएक्शन कर दोगे किसके साथ होती है HVZ में, हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH2Br और इधर COOH, और इस रिएक्शन को फर्दर करवाया जा सकता है, बार बार आप हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। अच्छा HNO नहीं लेना है, माफ़ी चाहता हूँ, लाल पीला होगा, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस लेना है, क्षमा कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अगला है अल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड देन वाटर, अरेंज वेरियस आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, गिव अ रीजन फॉर द सेम। देखिए अल्कोहल जो होते हैं एसिडिक होते हैं, और मतलब इतने अच्छे एसिड वो नहीं होते, वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं, और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस वजह से होती है, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जैसे ये हमारे पास है ब्यूटेनॉल, इधर OH है, H पे हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे हल्का सा नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड बन चुका है, और जब पोलर बॉन्ड बन चुका है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ इसी वजह से है। अब सिंपल सी बात आप लोग याद रखो यार, जितने इसके पास अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखो सिर्फ एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, इसमें आप देखो इसको अगर आप देखते हो तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है। जैसे जैसे आप लोग अल्काइल ग्रुप बढ़ा देते हो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। रीजन बिहाइंड दिस, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, दे डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, यही लिखा गया है। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 C2H5 क्या करते हैं भैया, ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ब्यूटेन 1 फिर ब्यूटेन 2, मतलब जितने ज़्यादा ग्रुप है, जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 में अगर आप देखो तो ज़्यादा, यहाँ पर आप ध्यान दो मैंने क्या बोला, सबसे ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 है, आपको दिख रहा होगा इसमें 3 तरफ अल्काइल ग्रुप हैं, जितनी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विच इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज टू ऑब्टेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी, राइट द इक्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यार मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 यानी कि एक टर्सरी अल्कोहल बन रहा है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर यूज़ किया गया है तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ये प्रोपेनॉन पे रिएक्शन, सॉरी कीटोन पे एक रिएक्शन करवाई गई होगी। ठीक है, अब देखो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2, इधर आपका OH है ना, यही है, बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH2 CH3 CH3, तो ये कैसे आएगा, आप लोग लो एक कीटोन जिसमें ब्यूटेन बन सकता है, CH2 CH3 और इधर CH3, ये ब्यूटेन 2 हो गया है ना, तो उससे 2 बन जाएगा, और इसकी रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 MgBr के साथ, और यहाँ पर मतलब 2 चीज़ों के साथ रिएक्शन कराओ, मैं एक स्टेप में करके दिखा रहा हूँ इसको, CH3 MgBr और यहाँ पर H3O पॉजिटिव, तो क्या होगा बेटा जी,
इधर आपका लग जाएगा कार्बन वाला ग्रुप CH3 वाला ग्रुप, और इधर लग जाएगा H वाला ग्रुप। और देखो वही है जो हम बनाना चाहते हैं, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ही है। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr है, और जो कीटोन है वो क्या था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूटेन 2 ऑन। अब ये देख लो, ये रिएक्शन करके दिखा रखी है, ये हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑन है, इसकी CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन तो इधर चला जाएगा, MgBr इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, फिर आप इसकी रिएक्शन जब H पॉजिटिव के साथ कराओगे तो ये पोर्शन यहाँ से हटेगा और इधर क्या आएगा H, इस तरह से हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन द लैब, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुए हैं, टू स्टडी डिस्प्रेशन नहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ AlNO3 थ्राइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट है ना, एंड 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वर टेकन फ्रॉम द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, गिव अ प्लॉसिबल रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पर मेरी इंग्लिश चेक की गई है प्लॉसिबल, बट इसको ये नहीं पता, मैं गूगल से चेक कर सकता हूँ। प्लॉसिबल मीन्स प्रशंसनीय, एक बढ़िया सा रीज़न भी देना इसका। देखो यार, सॉल्यूशन 2 का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, सॉल्यूशन 1 का फ्रीजिंग पॉइंट कम डिप्रेस हो रहा है। ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन शो करेगा, जिसका ज़्यादा आई है, और आई ज़्यादा किसका बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, AlNO3 थ्राइस वाले का, और इधर क्या आएगा बेटा, ग्लूकोज आएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, और जो हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया करती हैं। क्या लिखा गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, है ना। फ्रॉम द ग्राफ इट इज इंटरप्रेटेड दैट सोल्यूशन 2 शो मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भैया जो सोल्यूशन 2 है वो ज़्यादा डिप्रेशन शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट होगा। और आई की वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं आएगी भाई, ये क्या आएगा, AlNO3 थ्राइस है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो Al होगा 3 पॉजिटिव, एक आयन तो ये बनेगा, और ये NO3 3 टाइम्स ऑफ NO3 नेगेटिव, तो टोटल 4 आयन होंगे। आई की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, और ग्लूकोज के लिए 1 आएगी। तो याद रखिए AlNO3 aluminum nitrate will have higher depression, hence solution 2 is aluminum nitrate and solution 1 is glucose. Clear? Which of two solution, 1 molar aqueous solution of aluminum nitrate or 1 molar aqueous solution of glucose will show a greater depression in freezing point? हमने बता दिया है aluminum nitrate ज़्यादा depression in freezing point show करेगा, है ना। गिव अ प्लॉसिबल रीज़न, तो रीज़न भी हमने दे दिया है। आई की वैल्यू 3 पता नहीं क्यों लिख रहे हैं भाई, 4 आएगी यहाँ से आई की वैल्यू, ठीक है। और ये बुक देखो बेटा, बुक में ही बहुत सारी गलतियाँ हैं। ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 थ्राइस है, और यहाँ पर केमिस्ट्री को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं ये। अगला है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर वाज फाउंड टू बी 2.46 atm एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.46, है ना। इफ द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 5 टाइम्स, इसके सॉल्यूशन विल, इसके वॉल्यूम को डाइल्यूट किया गया 5 टाइम्स, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। V1 मान लेते हैं, V है, π2 आप लोगों को निकालना है, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और आपको क्या दे रखा है, V2 आपको दे रखा है 5 टाइम्स 5V हो जाएगा, है ना। और केन शुगर का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रखा गया है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज किया गया है। तो आप कैसे कर सकते हो, पाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू होता है C इंटू R इंटू टी, यही होता है फॉर्मूला, पाई इक्वल टू C इंटू RT। C क्या होगा, N बाई V इंटू में R इंटू में T। R इज गैस कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर उन्होंने बोल दिया सेम है। N केन शुगर की बात हो रही है, ये भी नहीं बोला गया केन शुगर कम किया है ज़्यादा किया है, यानी कि उधर उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। तो पाई 1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N बाई V1 बाई पाई 2, ये क्या हो जाएगा, N बाई V2। तो पाई 1 कितना है, 2.46 है, बाय पाई 2, वॉल्यूम 2 5V है और वॉल्यूम 1 V है, V से V कैंसिल, तो पाई 2 कितना आ जाएगा, 2.46 बाय में 5, और 2.46 बाय में 5 का अगर आप आंसर करोगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.528। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर सॉल्यूशन
बी डिक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। बताइए भाई, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर घटाना है बट वॉल्यूम में चेंज नहीं करना, तो हम टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर आपको सीन याद हो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घट जाएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर कैन बी डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आगे मूव करते हैं। वाइल गिविंग इंट्रावेनस, इंट्रावेनस समझते हो ना, ये जो नसें होती हैं इनमें इंजेक्शन लगाना है। टू द पेशेंट्स द डॉक्टर टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज। वाई इज इट नेसेसरी टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो बेटा, हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं उनकी जो कंसंट्रेशन मानी जाती है वो 0.9% मानी जाती है। तो जिस भी सॉल्यूशन का हमें इंजेक्शन दिया जाता है तो ये चेक किया जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन भी वही रहे। अगर हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन दे दिया गया तो ऑस्मोसिस होगी और हमारी ब्लड सेल श्रिंक कर जाएंगी, और अगर हमें लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन दिया गया तो हमारी ब्लड सेल जो है स्वेल कर जाएंगी। क्लियर है, ये पढ़ा है एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस में आप लोगों ने। While giving intravenous injection to the patient, utmost care of concentration of the solution is to be taken. The solution must have the same concentration as that of blood cell. If the solution becomes more concentrated, अगर कभी solution more concentrated हुआ, then the concentration of the blood will lead to the shrinking of blood cell, है ना? And if concentration is less concentrated, concentration of the blood, it will lead to swelling of blood cell will take place. Both situations are life threatening. टाटा बाय बाय गया हो सकता है। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ फिनोल वाज ऑब्टेन्ड बाय, मैं इसको अगले पेज पे कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल है ना, ऐसा ना हो कि हैप्पी बर्थडे हो जाए, तो थोड़ा देख लेते हैं। ये है भाई, तो मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻² kg। बहुत बढ़िया। ग्राम्स में कर ले तो इसको कितना आ जाएगा, आई थिंक kg में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई गैस 20 ग्राम फिनोल इन 1 kg ऑफ बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन आपको दे रखा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दे रखा है भाई, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। बदतमीजी ये कर रखी है इन लोगों ने कि फिनोल का मोलिकुलर मास नहीं दे रखा, C6H5OH। ये फॉर्मूला होता है 12 चिक 72, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16 और फिर हाइड्रोजन 1, 5 और 1 6 6 12, 14 आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आई थिंक 94 आएगा आई गेस। यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई बेटा जी, ये आपको दे रखा है 94 ग्राम पर मोल। बाकी चेक कर लेना यार, 12 6 72, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16, 6 7 आई थिंक ठीक है, बाकी तुम लोग भी चेकआउट कर लेना। इट वॉज फाउंड टू बी 73 एसोसिएटेड, एसोसिएशन हुई है इसमें 73। देखिए 100% एसोसिएशन बहुत ईजी होता है, बट ये 73 93 ये वाले पंगे थोड़े से कन्फ्यूजिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, I-1 1/n-1। आई मतलब आई तो हमें निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है 73% है, तो इसको 0.73 मान लेंगे। और इधर आई हमें नहीं पता, I-1 बाय में 1/n यानी यहाँ पर आएगा 1/2। एसोसिएशन अगर है तो डाइमराइजेशन ही होगी 1/2 -1। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है ट्राइमराइजेशन टेट्रामराइजेशन अगर मेंशन नहीं किया है तो आप डाइमराइजेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे। तो आई थिंक ये आ गया 0.73, 1/2 -1 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा I-1 ये आएगा -0.5, -0.5 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, -0.5 को इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये 5 इंटू में 73 बाय में 1000, 5 या 15 5 7 35, ये हो जाएगा 365, माइनस का 365 है और हो जाएगा -0.365 और इज इक्वल टू में क्या है बेटा I-1। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 - 0.365 और 0.365 को अगर आप सोल्व करोगे तो आई गेस ये कितना बनेगा
आई की वैल्यू कितनी बनेगी यार? आई थिंक ये बन जाएगा 0.735। आई थिंक तो ये इतना ही बनेगा, नहीं 0.635, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा दोगे। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। आई 0.635, के एफ कितना दे रखा है? के एफ क्या यार, के एफ इन्होंने नहीं दिया क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। के एफ की वैल्यू बेटा कहीं गिवन होगी या इनसे मिसिंग हुई है। देखो दी होनी चाहिए, ये बहुत गलत है अगर नहीं दे रखा है तो बेटा उसके बाद वैल्यूज पुट कर लेनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू देख लो यहाँ से 0.635 ही है ना। और यहाँ से कितनी वैल्यू है के एफ की? ये है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद तो देखो वैल्यूज पुट ही करनी है। 5.12 वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट 20 है, मोलर मास 94 इंटू में 1000 बाय में 1000, इसको सिंपल आउट कर लेंगे, हमारा डेल्टा टी एफ आ जाएगा और वही हम लोगों ने आंसर भी निकालना था। तो यही है बेटा हमारे पास फाइनल आंसर। आई थिंक यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इसके ख़त्म हो जाते हैं, है थोड़ा सा टाइम लगाने वाला। तो बेटा जी ये था इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर आपको अपना लेवल ही पता चल गया होगा, आप सच में बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस में आपको पहले से फील आ गई थी। एंड यस, अगर आप वेट कर रहे हो कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे एक बढ़िया बैच की जरूरत है, तो एक बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में एक बढ़िया बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट करवा दिया गया है। एंड ये बढ़िया सी बुक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस बैच में एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट, है ना। इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।